नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख के 8 जनवरी 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल इस समय टेक्नोलॉजी ब्लॉक को लेकर तुर्की के साथ भिड़ने वाला है और साथ ही अब दोनों के फाइटर जेट एक नई जमीन पे जाके लड़ेंगे और आने वाले टाइम में ये कयास लगाया जा रहा है कि तुर्की और इजराइल भिड़ सकते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इस समय ट्रंप ने यूएन को ही बैन करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने यूएन को बैन करने का ऐलान किया और साथ ही भारत के साथ ट्रंप की ऐसी दुश्मनी निकल के सामने आई है कि भारत के ऊपर 500% से ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। और यह टैरिफ क्यों लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय ईरान के क्या सूरत हाल है, वो भी बड़े नाजुक पायदान पे इस समय ईरान खड़ा हुआ है और उस खबर को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इसी बीच क्या ईरान और इजराइल की जंग हो सकती है, इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही कई और अहम खबरों को आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए, खबर जो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके मतलब की होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो देखिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन जल रहा होगा, उसको आप दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो लेके आए सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो अब बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम और आज की जो हेडलाइन है, पहले आपको उसको बताऊंगा कि इस समय तुर्की और इजराइल के बीच एक जंग देखने को मिल सकती है। चूंकि एक खास एरिया है जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, और इस मिडिल ईस्ट में पांव पसारने के लिए तुर्की और इजराइल दोनों ही बेताब हैं। आलम यह है कि तुर्की ने हाल फिलहाल में रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि सोमालिया में, जिसके जमीन के एक टुकड़े को सोमालीलैंड बना के इजराइल ने मान्यता दे दी, उसी सोमालिया में अपने एयरबेस को बनाने की तैयारी कर रहा है। अब जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई, उसी के जस्ट बाद इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इस समय सोमालीलैंड, यानी जो सोमालिया का इस समय राइवल है, वहां पे पहुंच चुके हैं। और वहां पे बातचीत की जा रही कि क्या सोमालीलैंड में इजराइल को एयरबेस बनाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब इधर सोमालीलैंड ने एक बार धीरे से कहा कि नहीं, हम इजराइल को ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन आज सोमालीलैंड की मजबूरी बन चुकी है कि वो इजराइल को अपनी ज़मीन देगा। इधर तुर्की भी सोमालिया में अपना एयरबेस खोलने की तैयारी में जुटा हुआ है, यानी अपने एयरबेसेस को लेकर लड़ाई अब वहां पे फिक्स है। और इसका जो रिजल्ट है धीरे धीरे आ भी रहा है। सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि इजराइल ने अपने टेक्नोलॉजी ब्लॉक वीटो पावर का इस्तेमाल करके तुर्की को जो F-35 मिलने वाला था उस पर बैन लगाने की बात की है। दरअसल बात यह है कि तुर्की ने अमेरिका से डिमांड की थी कि हमको F-35 स्टील फाइटर जेट दे दिया जाए, जो कि इस समय का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। अब जैसे ही बात इजराइल को पता चली, बेंजामिन नेतन्याहू भाग के पहुंच जाते हैं यूएस, वहां पे बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं तो अमेरिका मानता नहीं है, और जब अमेरिका मानता नहीं है तब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुर्की को रोकने के लिए ये अपने टेक्नोलॉजी ब्लॉक वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इजराइल ने कोई टेक्नोलॉजी ली है अमेरिका से, तो वहाँ पे बाकायदा एक डील साइन होता है, एक पेटेंट होता है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर आप हमको दे रहे हैं तो इस टेक्नोलॉजी को आप हमारे किसी दुश्मन को नहीं देंगे। सेम बात है, अगर आप हमको भी वो चीज़ दे दे, हमारे दुश्मन को वो दे दे, तो आपका तो डबल फायदा है, लेकिन हम दोनों का ही नुकसान है। इस वजह से इजराइल ने ये साइन बहुत पहले ही अमेरिका से करवा लिया था कि अगर हम मना कर दें तो आप नहीं दे सकते। इस वजह से आपको याद होगा, जब सऊदी अरब को भी F-35 मिला था तब इजराइल ने विरोध किया था, तो मजबूरी में F-35 का स्टिकर लगा के एक कबाड़ देने का काम अमेरिका ने सऊदी अरब को किया था। इस बार भी इजराइल ऐसा ही प्लान बना रहा है कि अपने टेक्नोलॉजी ब्लॉक पावर का इस्तेमाल करके एक कबाड़, बस एक कबाड़ देने की बात करेगा कि भाई दे सकते हो तो ये दो, इसके अलावा और कुछ ना दो। बहरहाल इसको लेके अब तुर्की और इजराइल के बीच तल्खियात बढ़ते चले जा रहे हैं। और आलम यह है कि कभी भी एक दूसरे के ऊपर फाइटर जेट उड़ सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल ही रही हैं। इधर ईरान का सूरत हाल आपको बताता हूँ कि ईरान इस समय गजब के सुई की नोक पे बैठा है। इधर लुढ़का तो सरकार गई, इधर लुढ़का तो इजराइल गया। क्यों, आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस समय ईरान के अंदर इस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं, आज उनके खून का पानी इस कदर सूख चुका है कि आज वो बर्बाद है। इसलिए कह रहा हूं कि जिस शख्स ने इनके लिए अपनी जान दे दी,
उसको भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, यानी अपने शहीदों को भी मारने का, जलाने का, मूर्तियां गिराने का काम कर रहे हैं। वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो को आप डिटेल में देखें, फिर आपको बताता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मूर्ति को गिराया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये मूर्ति किसी और की नहीं, कासिम सुलेमानी की थी। कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिका और इजराइल ने साजिश करके धोखे से मारा था, आज इन प्रोटेस्टरों ने उसकी भी मूर्ति गिरा दी। साथ ही ईरान का जो ऑफिशियल झंडा, जैसे हर एक राजधानी में आप जाएं, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली के बीचों बीच आपको भारत का एक बड़ा झंडा मिलेगा, तिरंगा अपना लहराता हुआ। लखनऊ में आएंगे तो भी आपको एक बड़ा झंडा मिलेगा, जनेश्वर मिश्रा पार्क में तिरंगा लहरा रहा। ऐसे ही हर राजधानी में, हर प्रदेश में एक सेंट्रलाइज्ड झंडा होता है जिससे पहचान होती है उस देश की। वीडियो आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देखें दोस्तों कि उस झंडे को भी इन प्रोटेस्टरों ने जलाने का, फाड़ने का काम किया है। देखिए। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब ईरान के लोगों को ना ही अपने मुल्क से प्यार है, ना ही अपने झंडे से प्यार है, ना ही अपने शहीदों से, अपने बड़ों से प्यार है। आलम यह है कि आज ईरान के प्रोटेस्टरों ने, इन दंगाइयों ने IRGC के हेडक्वार्टर पे ही हमला कर दिया। उसके बाद भयानक तरीके से गोलीबारी हुई। वीडियो खतरनाक है, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ। इस वजह से मैं आपको साइड में ब्लर करके दिखा रहा हूं, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है दोस्तों कि इस समय ईरान की जो आवाम है वो नमक हरामी पे उतर चुकी है। जो तालीम देने की कोशिश खामनेई साहब ने की थी, वो तालीम आज फीकी पड़ गई और 4-6 मोसाद के एजेंटों के भड़कावे में आके इन्होंने वहां पे सत्ता परिवर्तन करवाने की कसम खा ली। और इसी बीच इजराइल ने भी तैयारी कर ली कि वो किसी भी वक्त ईरान पे हमला कर सकता है। और जब ये बात ईरान तक पहुंची तब ईरान ने साफ तौर पे धमकी दी और कहा कि इससे पहले तुम हमला करो, हम भी तुम पे हमला कर सकते हैं। इस बात को याद रख रहा हूं। साथ ही मिसाइलों की कई सारी तस्वीरें भी आई, जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। यानी इस हिसाब से इस समय ईरान की सिचुएशन है कि अंदर अपने लोगों से लड़ना है, बाहर इजराइल और अमेरिका से लड़ना है। साथ ही इकोनॉमी वहां की डाउन है, एकदम गिर चुकी है, जमीन पे लुढ़क चुकी है, उसको भी संभालना है। और साथ ही अपनी आवाम को भी समझा के सब कुछ पटरी पे भी लाना और अपनी भी जान बचानी है। तो ईरान इस समय सर्वाइवल के एक ऐसे मोड़ पे है जहां पाने को बहुत कुछ है और खोएगा तो सब कुछ खो देगा। समझिएगा बात को। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दोस्तों अमेरिका से निकल के सामने आ रही कि अमेरिका इस समय, जैसे भारत का एक सपना है अखंड भारत, वैसे ही समय अमेरिका का सपना है अखंड अमेरिका। ये अपने सपने, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अमेरिका ने अपने आप को 60 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया, यानी पीछे हट लिया। सबसे टॉप पे उसमें UN है, यूनाइटेड नेशन। यानी अब यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का कोई योगदान नहीं होगा, अमेरिका से कोई फंड नहीं जाएगा, कोई चंदा नहीं जाएगा, चूंकि यूनाइटेड नेशन ने विरोध किया था। यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि वेनेजुएला पे जो आपका हमला ये गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। अब ये बात अमेरिका सुनना पसंद नहीं करता और अपने आप को UN से विड्रॉ कर लेता। और साथ ही भारत के लिए भी एक बुरी खबर है। दरअसल एक बिल आने वाला है और इस बिल में अमेरिका रसिया से तेल लेने वाले देशों पे एक सेंसस लगाएगा। ये कितना भी हो सकता है और हम सभी जानते हैं कि रशिया से तेल सबसे ज़्यादा भारत ही लेता है। तो रिपोर्ट आपके सामने है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। स्क्रीन पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भारत के ऊपर 500% से ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। और कायदे से बात यह है कि भारत की ये जो खामोशी है, यही खामोशी मजबूर भी करती है कि कोई भी अवला पौला आता है हमारे ऊपर टैरिफ सेंसस की बात करके चला जाता है। बाकी टैरिफ और सेंसस तो चाइना पे भी लगे, लेकिन चाइना ने जब पलट के वार किया तो फिर ये सेंसस घट के 10%, 20% पे आ गए और भारत के ऊपर 500% लगने जा रहा। तो फिर मतलब बड़ा साफ है। रामायण किसी ने अगर देखी हो तो उसमें एक लाइन है और सीखना कहीं से भी चाहिए। उसमें एक लाइन है कि विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।
तो जिस राम को आदर्श मानकर मोदी साहब सरकार चलाते हैं, अगर उन्हीं राम जी की एक लाइन ये समझ जाते कि बिना डर के प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आदमी के अंदर डर ना हो तो आपसे प्यार से रह ही नहीं सकता। अब डर कई चीज का हो सकता है। आप रिलेशनशिप में जाए तो खोने का डर हो सकता है, दोस्ती में जाए तो दोस्ती टूटने का डर हो सकता है, बिजनेस में जाए तो घाटे का डर हो सकता है। तो जहां टैरिफ वार चल रहा है, जब तक आप भी अमेरिका को नहीं डराएंगे तब तक शायद आपकी बात नहीं बनेगी। और ये बात मोदी साहब को समझनी चाहिए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक शायद बहुत देर हो जाए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। इधर नेतन्याहू की पीएम मोदी से बातचीत हुई है। बातचीत के बाद नेतन्याहू बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। अब आने का मकसद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, चूंकि दिसंबर में भी आने वाले थे। मामला अनवेरीफाइड था कि क्यों आएंगे, क्या होगा, लेकिन उस टाइम कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो मीटिंग टाल दी गई, चूंकि इस टाइम दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। अब फाइनली फिर से बातचीत हुई और फिर से बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पे आने वाले हैं। अब इसके जो भी रिजल्ट होंगे इस चैनल पे आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जब भी वीडियो डालूं पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही हैं। इधर अगली खबर देखिए। ये खबर उन पाकिस्तानियों के ऊपर और उन सवाल पूछने वालों के ऊपर एक तमाचा है। देखिए, मोदी से आपकी लड़ाई हो सकती है, और लड़ाई क्या, मतभेद हो सकता है। भारत में किसी से किसी की लड़ाई नहीं हो सकती। यह देश बड़ा खूबसूरत है, यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, यहाँ मतभेद होते हैं। हो सकता है कि मोदी जी से आपके सियासी अख्तिलाफ हो, मेरे भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई विपक्षी आके या फिर कोई विदेशी आके, विपक्षी तो कर सकता है लेकिन कोई विदेशी आके, अमेरिका से आके, पाकिस्तान से आके भारत की सेना पे सवाल उठा दे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उस टाइम भी हमने कहा था कि भारत की सेना जैसी कोई सेना नहीं है, और फाइनली अमेरिका ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ध्यान दीजिएगा, बड़े तवज्जो से सुनिएगा, कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से 60 बार कॉल गई थी और भारत द्वारा 3 बार कॉल गई थी कि अब इस जंग को रोका जाए। मतलब पाकिस्तान ने 60 बार अमेरिका के पांव पकड़े थे और कहा था कि सीज फायर करवा दो अपा। उसके बाद अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने कहा कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, हम अमेरिका के कहने पे नहीं चलेंगे, हम पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात कर लेते हैं। उसके बाद भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की। उसके बाद सीज फायर हुआ। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर क्लियर देख सकते हैं कि पाकिस्तान खुद भागा गया था अमेरिका के पास। उसके बाद पाकिस्तान कितना बड़ा मक्कार है। खैर यार, उनकी बातें छोड़ो, अगली खबर देखते, चूंकि इनकी बातें करना मतलब सर में दर्द हो जाता है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, बीजेपी के थे। मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह जब देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का निधन हो गया, मतलब उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई, तो वो जाते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ठीक, इसके बाद सुनिए, मनमोहन सिंह की मौत हुई, मोदी साहब गए, कलाम साहब की मौत हुई, सारे अपोजिशन वाले गए। इनके यहाँ तो एक प्रधानमंत्री बदला नहीं कि जेल में डाल के उसके साथ क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। शब्द बड़े कड़वे हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ इतना सम्मान तो है कि हम अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करते हैं, इनकी तरह जेल में डाल के, हाँ, यहाँ तक हो गया इमरान खान के साथ, अब क्या बोला जाए। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है इजराइल के हवाले से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि सीज फायर का सेकंड फेज जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हमास हथियार छोड़े ना छोड़े, अब उसका हम वेट नहीं कर सकते। अब इस चीज के कई मायने हैं। पहला मायना तो ये है कि इसमें इजराइल का नुकसान है कि भाई सीज फायर करना है तो करना है, पीछे हटो तुम। और दूसरा ये है कि हमास हथियार नहीं छोड़ रहा है तो क्या आप कोई सेना जाके हमास के हथियार को छिनवाएगी? दोनों बातें हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी अगर देखें तो दोनों हो सकती है कि भाई एक तरफ तो इजराइल खुद कहे कि हमास हथियार छोड़ दे और हमास छोड़ दे और सेकंड फेज की तरफ आगे बढ़ जाए, और दूसरा मामला ये है कि इजराइल बोले हमास न छोड़े, इधर अमेरिका जो पीस कीपिंग फोर्स है उनको भेज दो, उसमें से पाकिस्तान भी होगा इंशाल्लाह। समझिए बात को, क्रोनोलॉजी समझिए, पाकिस्तान भी जाएगा। तो पाकिस्तान और गाजा के लोगों को लड़ा के इजराइल के मजे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही हैं। इधर कहानी सुनिए आप, एक भारत और बांग्लादेश के बीच इतने ताल्लुकात खराब हैं कि लगता है कि अब तो जंग हो जाएगी। और इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने भारत की सरकार से 1.8 मिलियन लीटर डीजल की डिमांड की है। इतनी डीजल की डिमांड। अब देखना यह है कि वो तो भिखमंगे हैं, उन्होंने डिमांड कर दिया तो कर दिया, लेकिन अगर भारत सरकार ने इस डीजल की डिमांड को पूरी कर दी
तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और और दिखाने के कुछ और। और जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, तो सबसे पहले फिर उनको मोदी की सरकार गिरा देनी चाहिए कि भाई जो अत्याचार कर रहा है उससे आप डील क्यों कर रहे हो, जो गलत है, जो आपको थ्रेट देता है उससे आप बातचीत क्यों कर रहे हो, समझिएगा। खैर उम्मीद क्या करें। अगली अपडेट आपको दिखाता हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल थी, उसको बीजेपी के एक पॉलिटिशियन के बेटे ने अपने रिजॉर्ट में काम करने के बहाने बुलाया, बुलाने के बाद उसके साथ गलत काम किया, गलत काम करने के बाद मार के फेंक दिया। कई महीनों तक ये मामला दबा रहा, जैसे तैसे मामला सामने आया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तब पता चला कि इसमें बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे का हाथ है। और जब ये बात निकल के सामने आई, मामला बहुत हाईलाइट हुआ। फाइनली लोअर कोर्ट का फैसला भी 4-6 दिन पहले आया है। लोअर कोर्ट ने इन तीनों अपराधियों को, जिनमें से एक का नाम पुलकित आर्य, बाकी 2 लोग और थे, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इस कहानी में पेच ये है कि उस लड़की को किसी वीआईपी के पास सप्लाई होना था। उस लड़की को किसी वीआईपी के पास सप्लाई होना था, और वो वीआईपी कौन है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो केवल बीजेपी के खिलाफ जहर उगलता है। इस वजह से उस पीड़िता के पिता की पूरी डिमांड आप सुन ले एक बार, सुने। उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो बिस्ट जो एमकेसर की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे। या पिता के मुंह से आप खुद सुन सकते हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम उन्होंने लिया, और साथ ही बीजेपी के महासचिव दुष्यंत कुमार का भी नाम लिया, और कहा कि इनकी भी कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउट है। और ये बात कोई और बोल दे तो गद्दार है। और ये कट्टर हिंदूवादी संगठन, ये बीजेपी जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक बिटिया को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही। और ये इनकी असली सच्चाई, इस बात को याद रखिएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।